हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम टू द 22nd एपिसोड ऑफ द बॉयज़ कॉमिक सीरीज़, जिसमें हम बात करने वाले हैं इशू 29 और 30 की। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। तो बिना किसी और देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है वॉर्ड के सीईओ के कुछ पुराने लेटर्स और पेपर्स पढ़ते हुए, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं गोडोल्किन का एक लेटर जो कि उसने 80s के टाइम में लिखा होता है वॉर्ड के लिए, जी-मैन टीम को स्टार्ट करने की परमिशन लेने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं सीईओ को कुछ पुराने रिकॉर्ड्स पढ़ते हुए, जिसमें वॉर्ड के पुराने सीईओज़ की कन्वर्सेशन लिखी होती है, जिससे हमें पता चलता है कि जी-मैन टीम्स ने हमेशा ही वॉर्ड को काफ़ी प्रॉफिट दिलवाया है, इसलिए गोडोल्किन को हमेशा से इतनी छूट भी मिली है। खैर, इसके बाद सीन चेंज होता है और हम वापस चलते हैं बॉयज़ और जमाल के पास। जमाल बुचर की धमकी के जवाब में रोते हुए कहता है, मैंने कुछ भी बताया तो वो मुझे जान से मार देंगे। जिस पर बुचर कहता है, हाँ, अगर मारने लायक कुछ बचा तो अब हमें जल्दी से सब कुछ बताओ। पीछे से ह्यूई दबी आवाज़ में कहता है, मैं उसे नहीं मारने पर इतने में ही फीमेल ह्यूई को चुप होने के लिए कहती है और जमाल बोलना स्टार्ट करता है, वो हमें हमारे परिवारों से उठाकर लाता था जब हम बच्चे थे और हमसे ये कहा जाता था कि हम जी-मैन ज्वाइन करेंगे। वो हमें मार पीट कर या ज़बरदस्ती नहीं उठाता था। उसके पास खिलौने होते थे, कैंडी होती थी और वो एक वाइट लीमो कार में आता था। मतलब ओवरऑल सब कुछ काफ़ी कूल था। ऊपर से हम सब इतने छोटे भी हुआ करते थे कि हमें कुछ समझ ही नहीं आता था। मुझे जब उठाया गया था तब मैं 6 या 7 साल का रहा हूँगा और मिस्टर गोडोल्किन भी काफ़ी अच्छे से बिहेव करते थे। पर फिर जब तुम जी हाउस में कुछ दिनों के लिए रहते हो तब तुम्हें डर लगना स्टार्ट होता है और तुम वापस अपने घर जाना चाहते हो, पर तुम्हें मना कर दिया जाता है और कहा जाता है कि अब तुम्हें अपने पहले की लाइफ के बारे में सब कुछ भूलना होगा और सिर्फ अपनी जी-मैन बनने की ट्रेनिंग पर ध्यान देना होगा। फिर तुम दूसरे टीम मेंबर से मिलते हो और अचानक से तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं और तुम जी-मैन से मिलते हो और सब कुछ एक एडवेंचर सा लगता है और तुम इसी लाइफ को एक्सेप्ट कर लेते हो। एमएम पूछता है, सबके साथ ऐसा ही होता है? जमाल कहता है, पता नहीं, पर हमारे लिए तो यही हुआ था। पर हाँ, मैंने ये ज़रूर सुना है कि हमसे पहले 1-2 बच्चे थे जिन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश करी और उनको ठिकाने लगा दिया गया था। बुचर जमाल को धमकाते हुए कहता है, आगे क्या हुआ था? जमाल कहता है, कंपाउंड वी, हमें हर हफ्ते कंपाउंड वी का एक शॉट दिया जाता था जब तक हमें उसका कोई इफ़ेक्ट दिखना ना शुरू हो जाए। और जब इसका इफ़ेक्ट दिखना शुरू होता था तो ये स्टार्टिंग में थोड़ा डरावना ज़रूर होता था, पर तभी से हमें सुपर हीरो वाली फील भी आनी शुरू होती थी। फ्रेंची कहता है, पर कंपाउंड वी के सक्सेसफुल होने की कोई गारंटी नहीं होती। जिस पर बुचर जवाब देता है, इसका मतलब है कि कुछ और बच्चों को ठिकाने लगाना पड़ा होगा, क्यों, है ना? जमाल कहता है, पता नहीं, शायद हो सकता है। देखो, वो हमें पालते हैं, ट्रेन करते हैं जी-मैन की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। दैट्स द नंबर 1 प्रायोरिटी। और जब तुम थोड़े बड़े हो जाते हो तब तुम्हें इसका रीज़न भी समझ आता है, क्योंकि दाव पर लगी होती है बेशुमार दौलत, इतना पैसा जिससे तुम्हें फ़ील होता है कि तुम कुछ भी खरीद सकते हो। अभी तक तुम्हें ये भी समझ आ गया होगा कि जी-मैन में रहकर हम सच में कोई सुपर हीरो वाला काम नहीं करते। हमें यहाँ से सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है और हमें पता है उसे बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जमाल के ऐसा कहने पर हम देखते हैं वो सीन जहाँ किनसेट ने नूबिया के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने पर उसे जान से मार दिया था ताकि जी-मैन की सच्चाई नॉर्मल लोगों तक ना पहुँच पाए। और इससे हमें समझ आता है कि जी-मैन की सभी टीम्स के लिए सिर्फ एक ही चीज़ मायने रखती है और वो है पैसा, और उसे बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे को मारने तक। पर ह्यूई कंफ्यूज होकर पूछता है, पर सबसे पहली बात यह है कि आखिर जी-मैन कितने सूप्स मेंटल क्यों हो जाते हैं? जिस पर जमाल और रोते हुए कहता है, क्या मैं अब रुक सकता हूँ? जिस पर बुचर कहता है, नहीं। जमाल रोते हुए ही कहता है, स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें होती हैं और वो चीज़ें बार बार होती हैं। तभी हम देखते हैं ये इमेज और हमें पता चलता है गोडोल्किन एक्चुअली एक पीडोफाइल है। इसका मतलब आपको नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हो। और तब हमें और बॉयज़ को समझ आता है कि आखिर गोडोल्किन क्यों छोटे बच्चों को ही जी-मैन में भर्ती करता है और आखिर क्यों स्टिलवेल गोडोल्किन की एक नई प्रीवियस टीम बनाने से खुश नहीं था। टू बी ऑनेस्ट, हमें आगे बॉयज़ के कॉमिक सीरीज़ में कई विलन्स देखने को मिलेंगे, पर गोडोल्किन उन सब में से सबसे ज़्यादा डिस्गस्टिंग और डिस्टर्ब विलन है। खैर, ये बताने के बाद जमाल और ज़्यादा रोने लग जाता है, जिसे संभालते हुए ह्यूई उससे पूछता है, पर वो उसे ऐसा करने कैसे देते हैं? बच्चे ना सही पर बड़ों के साथ भी अगर वो ऐसा कुछ करता है तो उसे कैसे हाँ कह देते हैं? जिस पर जमाल जवाब देता है, वो गोडोल्किन का कुछ नहीं उखाड़ सकते और कुछ तो इवन अपनी मर्ज़ी से गोडोल्किन के इस घिनौने काम में ज्वाइन कर लेते हैं। हम सभी इसमें फंसे हुए हैं। देखो, हमेशा और जी-मैन्स आते रहेंगे और पैसा आता रहेगा,
इतना वैसा कि हम अपना ध्यान इन यादों से भटका लें और उस चीज़ को हमेशा के लिए भूलने की कोशिश करें। और अगर कोई ना भूल कर गोडोल्किन के ख़िलाफ़ कुछ करने भी गया तो उसे भी ठिकाने लगा दिया जाएगा। और ऐसा कहकर जमाल और तेज़ रोने लग जाता है। ह्यूई कहता है ये बस मासूम बच्चे थे और उसने इन्हें, जिसकी बात को पूरा करते हुए बुचर कहता है, सूप्स में बदल दिया। जमाल की ये बातें सुनकर और जी मैन की असली सच्चाई जानकर बॉयज़ अभी शॉक में ही होते हैं और अपने आप को इससे उबारने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से ही जमाल के सामने एक पोर्टल खुलता है और उसमें से गोडोल्किन जमाल के मुंह पर एक ज़ोरदार पंच मारकर कहता है, साइलेंस इज़ गोल्डन। इस पंच से जमाल की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और बॉयज़ के सभी मेंबर्स हक्के बक्के रह जाते हैं। बॉयज़ पीछे मुड़कर देखते हैं तो सभी जी मैन्स, जी हाँ, प्रीवियस को छोड़कर बाकी जी मैन की सभी टीम्स के मेंबर्स वहाँ खड़े होते हैं और बॉयज़ को लड़ने के लिए उकसाते हैं। बॉयज़ के 5 मेंबर्स के जवाब में जी मैन के 70 से 80 लोगों की टीम होती है और ऑब्वियस होता है कि इनकी लड़ाई में जी मैन ही जीत जाएंगे। पर इसके बावजूद भी गोडोल्किन की घटिया हरकतों का राज जानने के बाद ह्यूई इतने गुस्से में होता है कि वो लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। बुचर ह्यूई को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि ये बेसिकली एक सुसाइड होती है, पर बुचर को छोड़कर बाकी बॉयज़ की टीम भी ह्यूई के पीछे चल पड़ती है, जिसके बाद बुचर टेरर को रोकने के लिए बोलकर खुद भी लड़ने आ जाता है और बॉयज़ से कहता है, इन जैसे घटिया लोगों को मारते हुए मरने से भी कई बेकार तरीके हैं मरने के, तो क्यों ना इन्हें मारते हुए ही मरा जाए। जी मैन भी बॉयज़ के इस रिस्पॉन्स से हैरान होते हैं, पर फिर भी वो भी लड़ने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। पर तभी स्टोरी में एक और ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं आसमान में कई सारे हेलीकॉप्टर्स को आते हुए, जिनमें से एक और हेलीकॉप्टर से स्टिलवेल हाथ हिला रहा होता है, जिसे देखकर गोडोल्किन अपनी टीम्स को रोकते हुए कहता है, इट्स ओके, अब ये लोग संभाल लेंगे। गोडोल्किन को लगता है कि स्टिलवेल यहाँ बॉयज़ को ठिकाने लगाने आया है, पर जैसे ही उन हेलीकॉप्टर से फाइटर्स निकलते हैं वो गोलियों के बौछार से बॉयज़ की जगह जी मैन को ही मारने लग जाते हैं। मशीन गन्स, बजूका और यहाँ तक कि फ्लेम थ्रोअर्स को यूज़ करके एक एक सूप को चुन चुन कर मारा जाता है। और तभी हमें याद आता है इश्यू 23 का ये सीन, जहाँ वॉट की फैक्ट्रीज से कई सारे वेपन्स इंक्लूडिंग फ्लेम थ्रोअर कहीं ले जाए जा रहे होते हैं और हमें अब पता चलता है कि वो वेपन्स और किसी के लिए नहीं बल्कि जी मैन के अगेंस्ट ही यूज़ करने के लिए रेडी किए जा रहे होते हैं। साथ ही हमें स्टिलवेल का जी मैन का कंटेनमेंट प्लान भी अब समझ आता है। देखते ही देखते गोडोल्किन के साथ साथ पूरी जी मैन टीम्स ख़त्म हो जाती है और तब स्टिलवेल अपने हेलीकॉप्टर से बाहर निकलता हुआ बुचर के सामने जाता है, जो कि ये सब देखकर ऑलरेडी काफ़ी शॉक में होता है। स्टिलवेल बुचर के चेहरे के सामने खड़े होकर बुचर से नज़रें मिलाते हुए कहता है, जस्ट सो यू नो, हम अपना कचरा खुद साफ़ कर सकते हैं। और बस इतना कहकर स्टिलवेल वापस अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से चला जाता है और बुचर भी स्टिलवेल की ये डेयरिंग देखकर हैरान रह जाता है। फिर फाइनली सीन चेंज होता है और हम चलते हैं अगली सुबह में, जहाँ स्टिलवेल सीईओ से कॉल पर बात करते हुए जी वेस्ट के घर से सारा सामान निकलवा रहा होता है, जहाँ वो सीईओ को बताता है कि वो कॉमिक्स वालों से बात करके कुछ इस तरह की स्टोरी बनवा देंगे कि जी मैन किसी दूसरे डायमेंशन से अटैक करने वाले लोगों से हमारी दुनिया को बचाने के लिए हमेशा के लिए उस डायमेंशन से चले गए हैं और कभी वापस नहीं आएंगे। इससे वॉट की इमेज को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और जी मैन का किस्सा भी पब्लिक के सामने से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रीवियस टीम को, जिसमें बेसिकली छोटे छोटे बच्चे ही होते हैं। बाकी सभी जी टीम्स में से अब से प्रीवियस टीम ही बची होती है और वो भी अभी किसी बंद और अंधेरी जगह पर होते हैं। तभी उनमें से एक बच्चा अपनी पावर्स की हेल्प से थोड़ा उजाला करता है और प्रीवियस का लीडर कैटोमाइट अपनी टीम से कहता है कि ये प्रीवियस को किडनैप करके बच नहीं पाएंगे। पर इतने में ही उनमें से एक बच्ची रोने लग जाती है, जिसे चुप कराते हुए कैटोमाइट कहता है, डरने की कोई बात नहीं है, हमें सुपर हीरो बनने की ट्रेनिंग दी गई है तो हम ये कर सकते हैं, हम इनसे जीत कर मिस्टर गोडोल्किन को खुश कर देंगे। जिस पर वो बच्ची जवाब देती है, मुझे कभी कभी मिस्टर गोडोल्किन अच्छे नहीं लगते, वो मेरे साथ अजीब चीज़ें करते हैं। एंड अब हमें पता ही है कि यहाँ वो बच्ची किस चीज़ की बात कर रही है। खैर, दूसरी तरफ स्टिलवेल सीईओ को बाकी जानकारियाँ दे रहा होता है। वो सीईओ को बताता है कि बॉयज़ भी कल वहीं थे और ये भी कि उसे पता है कि जी मैन के गायब होने से उन्हें पैसों के मामले में थोड़ा नुकसान होने वाला है, जिसके लिए उन्हें तैयार रहना हो चाहिए। और ये भी कि अब से उन्हें अपनी सुपर हीरो टीम्स पर ध्यान रखना होगा और उन्हें अपने काबू में रखना होगा। वहीं दूसरी तरफ कैटोमाइट अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हुए कहता है, देखो, अगर जी मैन यहाँ होते तो वो इस तरह से नहीं डरते, तो हमें भी डट कर लड़ना होगा। जिस पर सभी बच्चे जोश में आ जाते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं स्टिलवेल को सीईओ को ये बताते हुए कि प्रीवियस को आइसलैंड में भेज दिया गया है और अब तक तो वो वहाँ पहुँच भी गए होंगे।
तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक बड़ा सा बॉक्स एक प्लेन से नीचे फेंक दिया जाता है और तब हमें समझ आता है कि स्टिलवेल ने एक्चुअली प्रीविस को एक बॉक्स में बंद करके आइसलैंड में ठिकाने लगाने के लिए भेजा था और बॉक्स के गिरने के साथ ही जी मैन की आखिरी टीम प्रीविस भी ख़त्म हो जाती है और इसी के साथ जी मैन का किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम चलते हैं बुचर और ह्यूई के पास, जहाँ बुचर ह्यूई को समझाता है कि उसकी एक गलती से कल वो सब मारे जाते और इसलिए ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, जिस पर ह्यूई हामी भरता है और बुचर ह्यूई से कहता है अब तुम समझ ही गए होगे कि हम कैसे लोगों से डील करते हैं ह्यूई, हम इन्हें सुधारने या समझाने नहीं आए हैं बल्कि हम इन्हें रोकने और ख़त्म करने के लिए आए हैं। सीन फिर से चेंज होता है और हम चलते हैं फ्रेंची और फीमेल के पास, जहाँ फ्रेंची फीमेल को फिर से असैसिन बनने से रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर एट दी एंड फीमेल फ्रेंची की बात को ना मानते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ बुचर पहुँच चुका होता है मंकी के ऑफिस में और जैसे ही मंकी को बुचर के आने की खबर मिलती है वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर बुचर उसे पकड़ लेता है और पकड़ते ही उसे एक ज़बरदस्त किक मारता है जिससे मंकी की हालत ख़राब हो जाती है और ज़मीन पर रेंगने लग जाता है। बुचर बताता है कि उसने मंकी की हार्ड ड्राइव को देखा और उसे पता चल गया है कि रेनर किनसेट के टच में थी और उससे रेगुलरली बात कर रही थी। तो मुझे ये बताओ कि रेनर कब से किनसेट से बात कर रही है? मंकी बताता है पिछले 3 साल से, तुम्हारे बॉयज़ टीम को फिर से बनाने के कुछ टाइम पहले। बुचर कहता है पर मेरे आने के बाद भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया, वो जी मैन के अंदर अपनी खुद की एक टीम बनाना चाह रही थी, क्यों? मुझे इस बारे में और बताओ मंकी। जिसमें मंकी जवाब देता है तुमने कहा था कि तुमने सब कुछ देख लिया है तो तुम्हें सब ऑलरेडी पता होगा। जिस पर बुचर मंकी के मुंह पर अपना पैर रखकर कहता है फिर भी मुझे सब बताओ। जिस पर मंकी बताता है कि रेनर किनसेट को अपना जासूस बनाना चाहती थी। नुबिया की डेथ के बाद किनसेट ने हमें बताया कि गोडोल्किन और बाकी जी मैन सभी अनस्टेबल हैं, नई प्रीवियस टीम बन रही है और सब लीडर बनने की कोशिश में है। रेनर ने किनसेट से कहा कि वो किनसेट को इन चीज़ों से निकाल देगी अगर वो ऐसे ही उसे इन्फॉर्मेशन देती रहे और मे भी एक दिन जी मैन को ख़त्म करने में हेल्प करे। बट द थिंग इज़ कि किनसेट खुद भी अनस्टेबल थी और फिर गोडोल्किन को भी किनसेट पर शक होने लग गया था और इस बढ़ते हुए प्रेशर की वजह से किनसेट ने एक दिन सुसाइड कर ली। बुचर पूछता है तो रेनर ने हमें क्यों जी मैन के पीछे लगाया? मंकी बताता है वो अपने किनसेट के फेलियर से गुस्सा थी और जी मैन के बारे में फाइनली सब कुछ जानना चाहती थी। बुचर गुस्से में कहता है वो सारे बड़े सीक्रेट्स जानना चाहती थी पर उसे आइडिया नहीं था कि उसके ही सीक्रेट्स मुझे पता चल जाएंगे। चलो सी यू मंकी, उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कहते हुए बुचर वहाँ से चला जाता है और हमें रियलाइज़ होता है कि इस मिशन की स्टार्टिंग में बुचर ने रेनर के इस मिशन को लेकर अजीब बिहेवियर की बात लेजेंड से कही थी, वो एक्चुअली सही थी क्योंकि रेनर इतना बड़ा राज बुचर से छुपाकर उनसे ये मिशन करवा रही थी। खैर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम चलते हैं 7 के हेडक्वार्टर्स, जहाँ स्टिलवेल होमलैंडर से कुछ बात करने आया होता है। स्टिलवेल जी मैन्स की डेथ और उनकी डेथ के बाद 7 के बढ़ते हुए रोल को डिस्कस करता है, पर होमलैंडर उससे पूछता है हम इन सब बातों को छोड़कर बुचर और उसकी टीम पर कुछ एक्शंस क्यों नहीं लेते? जिस पर स्टिलवेल उसे समझाता है कि बुचर और उसकी टीम्स के पास हमारे खिलाफ काफ़ी सबूत हैं और वो हमेशा के लिए हमें बर्बाद कर सकते हैं। जिस पर होमलैंडर कहता है तो हम उसके ऐसा कुछ करने से पहले ही डायरेक्ट बुचर को मार ही क्यों नहीं देते? जिस पर स्टिलवेल होमलैंडर को समझाता है कि सिर्फ बुचर को मारकर कोई फ़ायदा नहीं है, उसकी टीम फिर भी रहेगी और इवन जिस तरह का आदमी बुचर है उसे मारना भी इतना आसान नहीं होने वाला। जिस पर होमलैंडर कहता है ये बात है या फिर तुम बुचर से डरते हो? जिस पर स्टिलवेल जवाब देता है ये मेरे बॉस का ऑर्डर है। होमलैंडर कहता है यही चीज़ मुझे पसंद नहीं, मुझसे इन इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करने की जगह तुम हमेशा मुझसे कॉस्ट्यूम और रेवेन्यू की फालतू बातें करते रहते हो, मुझे इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए कंसल्ट किया करो। जिस पर स्टिलवेल कहता है अभी मैं तुमसे कंसल्ट ही तो कर रहा हूँ और देखो मैं खुद तुम्हारे पास आया हूँ, ना कि मैंने तुम्हें अपने ऑफिस बुलाया है। लेकिन होमलैंडर कहता है पर उसकी बात को स्टिलवेल काटते हुए कहता है पर कुछ नहीं। और ऐसा कहने के बाद स्टिलवेल अपनी कॉफ़ी पीने लग जाता है और होमलैंडर बस वहाँ गुस्से में ही बैठा रह जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम चलते हैं रेनर के ऑफिस में, जहाँ बुचर भी पहुँचा होता है करने के लिए। बट एकदम से ही ये रोमांटिक सीन एक डरावने सीन में चेंज हो जाता है जब बुचर रेनर की गर्दन पकड़ के उससे कहता है पता है मैं क्या करूँगा अगर अगली बार तुम मुझे बिना बताए किसी सोप के पास गई तो? जिस पर रेनर घबराते हुए कहती है क्या? बुचर जवाब देता है मुझे सिल्वर किनसेट और तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। पता है मैं क्या करूँगा अगर अगली बार तुमने फिर से मेरी टीम को फंसाया जैसे अभी तुमने ह्यूई को फंसा दिया था। मैं तेरे घर आऊँगा और पहले तेरे हस्बैंड, फिर तेरे बच्चों और आखिर में तुझे जान से मार दूँगा।
और ऐसा कहते हुए हमें बुचर का ईविल और रेनर का डरा हुआ चेहरा दिखता है। और इसी के साथ फाइनली इशू 30 और साथ ही साथ वॉल्यूम 4 वी गॉटा गो नाउ ख़त्म होता है। इस वॉल्यूम में हमें कई कैरेक्टर आर्क्स दिखाई गई, जिसमें सबसे मेन थी जी मैन की, जिन्हें इसी वॉल्यूम में दिखाकर इसी वॉल्यूम में ख़त्म भी कर दिया गया। वहीं हमें बुचर के असली रंग भी दिखने शुरू होते हैं कि भले ही बुचर बुरे काम नहीं करता हो, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो अच्छा है। बट इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट आर्क थी स्टिलवेल की। इस वॉल्यूम में हमें समझ आया कि स्टिलवेल एक काफ़ी पावरफुल और ब्रेव कैरेक्टर है, जिसके सामने होमलैंडर और बुचर जैसे डाउनराइट ईविल लोग भी कुछ नहीं कर पाते हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि लास्ट में बुचर ने जिस तरह का रिएक्शन दिखाया, क्या वो ज़रूरी था या फिर वो रिएक्शन हमें बुचर की असलियत दिखाता है? कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।